आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारी पहले पेशेंट। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। यंग एज और उसी में बॉल्डनेस का पेन, कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस फेस किया हमारे पेशेंट ने, लेकिन उन्होंने अपनी बॉल्डनेस को बाय बाय कहकर रीगेन किया अपना कॉन्फिडेंस। मिलिए मिस्टर अंकुश कश्यप जी से, जो यूथफुल एज में न सिर्फ रिसीडेड हेयरलाइन बल्कि अपने टेम्पल्स भी पूरी तरह से खो चुके थे, जिसका सीधा असर इनके फेशियल अपीयरेंस पे पड़ा। देखिए कैसे QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स ने इन्हें दी एक बिल्कुल नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन और इनके टेम्पल्स को रिक्रिएट करके इनके चेहरे को वापस दिया एक बैलेंस लुक। तो चलिए सुनते हैं इन्हीं से इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितने ग्राफ्स ने इनके इस लुक को चेंज करने में हेल्प की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकुश है। मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो PRP सेशन है वो अभी मैं 4th PRP सेशन के लिए यहाँ पे आया हूँ। 6 महीने हो चुके हैं मेरे ट्रांसप्लांट को, आप चेक कर सकते हो। मेरे QHT क्लिनिक में मुझे 4000 प्लस क्राफ्ट लगे थे। तो आप चेक कर सकते हो, जैसे कि मेरे टेम्पल्स भी बनाए गए हैं, आप देख सकते हो। बिल्कुल नेचुरल लुक आती है टेम्पल्स की भी, और बाकी रिजल्ट पे आप देख सकते हो बिल्कुल नेचुरल लगता है। अभी तक मेरी ट्रांसप्लांट को 6 महीने ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और मेरी 4 PRP सेशन भी कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे नेचुरल लगता है अपना रिजल्ट। और जो हेयर्स हैं जहाँ से मतलब निकाले हैं और लगे हैं वो सेम क्वालिटी लगती है, कोई डिफरेंस लगता नहीं है सच। हेयर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जैसे 5-7 दिन के बाद मेरा जो डोनर एरिया था उसकी हीलिंग स्टार्ट हो गई थी। ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन में प्रॉपरली हील हो चुका था। और उसके लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद मेरा श्रेडिंग फेज थोड़ा बहुत हुआ था, और उसके बाद तो नेचुरल ग्रोथ चल रही है नॉर्मल, कोई इश्यू नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद भी QHT से हेल्प मिलती है। इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस आते हैं, पूछते हैं कि किस तरह का चल रहा है, कोई इश्यू है या नहीं है। और बात करूं कॉन्फिडेंस की, तो ट्रांसप्लांट से पहले और अब में मुझे तो खुद में बहुत कॉन्फिडेंस दिखता है। जैसे ट्रांसप्लांट के पहले के 3-4 साल तो मतलब मैंने कैप रेगुलर पहन के रखी थी। अब ट्रांसप्लांट के बाद मैंने एक भी बार अभी तक कैप पहनी नहीं हुई है। तो ठीक है, अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। जैसे मैं किसी अननोन पर्सन से मिलता हूँ तो उन्हें जजमेंट नहीं हो पाती कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। जैसे 1-2 लोगों को मैंने खुद फोटो दिखाया तो वो पूछ रहे थे कि ये आप हो। तो मतलब इतना डिफरेंस लगता है, उनको लगता नहीं है कि ये मेरी फोटो है, काफी डिफरेंस लगता है। मैंने जो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया था, जहां तक मुझे लगता है मैंने सही डिसीजन लिया था और सही टाइम पे लिया था। अभी जो मेरे रिमेनिंग जो हेयर है उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो चुकी है, और मैंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया QHT को चूज करके, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो रिजल्ट मिले, मुझे लगता नहीं कि हर जगह पे सेम रिजल्ट मिलते हैं। अभी तक जहां तक मुझे लग रहा है रिजल्ट मेरे बहुत अच्छे हैं। बाकी देखते हैं इन फ्यूचर कैसा रहता है। सर्जरी के लिए 2 दिन का टाइम लगा था QHT में। एक दिन मेरे क्राफ्ट को पंच किया गया था और दूसरे दिन मेरे क्राफ्ट इम्प्लांट किए गए थे। तो एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ कि काफी अच्छा रहा, काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वो भूल पाने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि मतलब इंसान ने सोचा नहीं होता है कि आप ऑपरेशन थिएटर में जाओगे, इस चीज को मतलब करोगे। बट सही रहा एक्सपीरियंस है, सच कोई इशू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर सपोर्टिव थे, स्टाफ सपोर्टिव था, बहुत सही रहा जो भी था। अगर प्रिकॉशंस की बात करें तो ऐसा कोई मेजर प्रिकॉशन डॉक्टर्स ने नहीं बताए थे। बस ये था कि ऑयली फूड वगैरह थोड़ा अवॉइड करना है, और जैसे सोना है तो बिल्कुल स्ट्रेट सोना है। और ये चीजें मैंने नॉर्मली फॉलो करी। मुझे स्वेलिंग है सच कोई मेजर स्वेलिंग नहीं आई, कोई एक्स्ट्रा इशू नहीं हुआ। अगर आप डॉक्टर की चीजें प्रॉपर तरीके से समझते हो, मानते हो जो वो बोलते हैं, तो उसके बाद कोई इशू आता नहीं है। अगर आप अपनी मर्जी करोगे उसके बाद तब तो इश्यूज आएंगे ही, बट अगर आप चीजें फॉलो करते हो और अच्छे से वो करते हो तो कोई इशू नहीं आता है। जो भी मेरे भाई हेयर फॉल को फेस कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए तो आप जरूर करवाइए, कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई इशू नहीं आता है। लोग जो बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे, वो आपके करवाने के बाद भी बोलेंगे, वो पहले ही बोलते हैं। आपको देखना है कि आपको कॉन्फिडेंट फील होता है नहीं होता है। अगर आपके लिए ये चीज जरूरी है तो आप जरूर करवाइए, कोई इशू नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि QHT पे आके करवाइए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा।
तो मे बी आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे उतना ही अच्छा रहेगा। अभी तक मेरा जितना भी यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है, जितनी भी बार मैं यहाँ पे आया हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एक्सलेंट एक्सपीरियंस रहा है। और अगर रेटिंग की बात करूँ तो मैं 5 में से 5 की रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि स्टाफ सपोर्टिव है, मेरी जो हेयर लाइन बनी है वो अच्छी बनी है, डॉक्टर्स ने एकदम एफर्ट लगा के मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन करी है, और जहाँ तक मैंने औरों को भी देखा है उनके ऊपर भी उतना ही काम किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और इससे आगे के जो एक्सपीरियंस है वो जब मैं नेक्स्ट PRP के लिए आऊँगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। तो मेरा नाम राहुल कुमार प्रजापति है, और QST के बारे में मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू सुना था, और प्लस मैंने इनके रिजल्ट्स वगैरह भी ऑब्जर्व किए थे, तो मुझे रिजल्ट अच्छे लगे थे। तो मैं यहाँ QST देहरादून वाले सेंटर में आया हूँ, बिकॉज मेरे को देहरादून से पास पड़ता है। उसके बाद मैंने 1 महीने पहले, मतलब 11 को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, तो आज मेरा फर्स्ट PRP सेशन है, तो मैं उसके लिए आया हूँ। तो 12 तारीख को मेरा कंप्लीट हो गया हेयर ट्रांसप्लांट। फिर मैं अपने प्लेस पे चला गया। उसके बाद स्टार्टिंग के 4 डेज़ थोड़े से आपको प्रिकॉशनरी ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज जो नए ग्राफ्ट होते हैं उसको आपको संभाल के केयर करनी पड़ती है, ताकि वो डिस्प्लेस ना हो उनकी प्लेसमेंट। और उसके बाद फिर थोड़ी सी क्रस्ट वगैरह जमना शुरू होती है, और फिर उसके बाद आपका शैम्पू वाला फेज शुरू होता है। तो विद इन 2 वीक्स वो हल्का हल्का क्रस्ट निकलने लग जाता है, और हल्की हल्की ग्रोथ होती है जो एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं। उसके बाद आफ्टर 15 डेज आपको श्रेडिंग वगैरह देखने को मिलेगी, लेकिन वो पैनिक इतना होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो इस प्रोसेस का हिस्सा ही है। तो अभी मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 40% मेरी शेडिंग हो गई है, 60% अभी मेरे बचे हुए हैं एग्जिस्टिंग हेयर। इस पूरे प्रोसेस में QST टीम रेगुलर फॉलोअप कर रही थी 15 डेज तक। उसके बाद फिर आपको वीकली फॉलोअप होता है, उसमें वो लोग पूछते हैं कि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या किसी टाइप के साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। अगर आपको हो रहे हैं तो आपको उनको इन्फॉर्म करना है, अगर नहीं हो रहे हैं तो वेल एंड गुड। तो मेरे केस में तो मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, बस थोड़ी सी ईचिंग वगैरह हुई थी, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा पैनिक हो गया था। तो मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि इट्स अ पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस, तो डोंट पैनिक। तो मैं वो फिर मेरे लिए नॉर्मल हो गया। बाकी मेरे को कोई चीज़ से साइड इफ़ेक्ट नहीं थे। और डाइट की बात करें तो आपको फर्स्ट वीक तक आपको थोड़ा स्पाइसी ऑयली खाना अवॉइड होना पड़ता है। वैसे आप पूरे मंथ भी आप अवॉइड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन 1 हफ्ते तक आपको मस्ट है। तो मैंने डाइट के हिसाब से भी अपना थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करी है वो। तो अभी तो मैं रेगुलर डाइट पे आ चुका हूँ। मेरे पास और ऑप्शंस भी थे हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा, बट मुझे उसमें वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, पेशेंस लेवल उसमें आपको चाहिए। फिर उसके बाद फिर उसकी जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होती है, और रिजल्ट्स भी बहुत डिले होते हैं। लेकिन मुझे हेयर ट्रांसप्लांट इसलिए कराना था बिकॉज
मेरे को थोड़ा सा इसके रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट प्रोसेस, तो मैंने इसलिए ट्रांसप्लांट चूज़ किया। प्लस मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा, उनके जो रिजल्ट्स थे विद इन 2-3 मंथ्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे। तो एज अ लॉन्ग टर्म प्लान ना लेके मैंने शॉर्ट टर्म प्लान इसलिए चूज़ किया बिकॉज इसमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो बिफोर QST मैंने मार्केट स्टडी करी थी और मैं दिल्ली, एक्चुअली मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, तो मैंने गुड़गांव में भी एक कंपनी थी वहाँ पे भी पता किया, दिल्ली में भी पता किया, बट उनके रिजल्ट्स इतने इफेक्टिव नहीं लगे। ना क्वालिटी जो हेयर ट्रांसप्लांट जो नए आते हैं उनकी क्वालिटी में भी उतना मैंने ऑब्जर्व नहीं किया बिकॉज मेरे 2 फ्रेंड्स और थे जिन्होंने 2 साल पहले करवाया था, तो उनके रिजल्ट्स में मैंने देखा था तो वो इतने इफेक्टिव नहीं लगे। फिर QST मैंने उसकी वेबसाइट्स ऐप में मैं गया, इंस्टाग्राम ऐप में, उसमें बहुत सारे वीडियोस वगैरह थे। फिर प्लस ये तो हो गया सोशल नेटवर्क के थ्रू मैंने ऑब्जर्व किया इनके रिजल्ट्स। प्लस मेरा एक फ्रेंड है जो उसने हैदराबाद QST से करवाया था, उसके मैंने रिजल्ट्स देखे, तो उसके मैंने क्वालिटी ऑफ हेयर्स देखे, प्लस जो प्रिसीजन के साथ उन्होंने प्लेसमेंट करी थी वो मुझे बेटर लगी बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्लेसमेंट आपका कितना अच्छे से और एक्यूरेट हुआ हो नए हेयर के। तो उस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने QST चुना बिकॉज QST आपको एक अच्छा रिजल्ट देता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट जो मेरी जर्नी रही है उसमें थोड़े से आपको पेशेंस रखना पड़ेगा विद इन 2 मंथ्स तक, तो उसमें आपका शेडिंग फेज भी आएगा और रिकवरी पीरियड भी आएगा। बट जब आपका न्यू हेयर आपके जिस ट्रांसप्लांट एरिया पे आता है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है जो लूज़ हो चुका होता है बिकॉज जो मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस फैक्टर होता है वो हेयर होते हैं, तो उसको अगर आप लूज़ कर देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है। बट जब आप वो रिगेन करते हो तो वो जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है उसमें एक अलग बूस्ट मिलता है। तो अभी जो मेरे नए हेयर लाइन जो मैंने स्ट्रक्चर करवाई है प्लस जो मेरा क्राउन एरिया में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें जो मैंने हेयर न्यू ऑब्जर्व किया तो उससे मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रंट में अपना ये पार्ट हेयर लाइन स्ट्रक्चर करवाया था और मैंने अपने टेम्पल्स स्ट्रक्चर्स करवाए थे, प्लस मेरा ये क्राउन एरिया है जहाँ पे बॉल्डनेस थोड़ी सी आ गई थी तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवाया। और जिस एरिया से जो मैंने डोनर मैंने अपना चूज़ किया था वो मेरा बैक साइड का था। आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपका पूरी डेंसिटी कवर हो चुकी है जो मेरे एग्जिस्टिंग हेयर है। और स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये खाली पोर्शन क्यों रहेगा, लेकिन वो खाली पोर्शन नहीं रहेगा बिकॉज जो टीम होती है वो इस हिसाब से आपका डोनर एरिया चुनती है और वहाँ से बाल निकालती है कि आपको जब रीग्रोथ हो आपके एग्जिस्टिंग हेयर का तो उस पर कोई डिफरेंस पता ना चले। और अब मैं जो अभी फर्स्ट PRP सेशंस के लिए आया हूँ और मेरे अभी आगे फर्दर PRP सेशंस भी होने हैं, तो अभी मैंने 1 मंथ का अपनी जर्नी आपके साथ शेयर किया है और आगे भी मैं नेक्स्ट जो PRP सेशंस होंगे और जो मेरी नेक्स्ट रिजल्ट्स होंगे वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू QST फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू QST। तो जैसा कि आप को मैंने प्रीवियसली अपनी जर्नी में बताया था कि मैं अक्टूबर में आया था यहाँ पे अपनी ट्रांसप्लांट के लिए। तो 12 अक्टूबर को मेरी ट्रांसप्लांट हुआ था एंड देन उसके बाद फिर 4-5 दिन के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है, अपनी केयर रखनी पड़ती है। उसके बाद आप अभी मेरी ग्रोथ देख सकते हैं कि अभी मेरा आज 5th PRP सेशन है और इस जर्नी में मेरे को पूरा का पूरा फुल सपोर्ट रहा है QST क्लिनिक से। उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम असिस्ट किया है हर चीज़ में और मेरे को ऐसा कुछ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। और बाकी रिजल्ट्स आपके सामने हैं। जब मैंने ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया था तो मेरे को 4100 ग्राफ्ट सजेस्ट किए थे, तो मेरे को 4100 ग्राफ्ट लगे हैं। सो ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया बिकॉज ये थोड़ा सा मेरी पर्सनल चॉइस थी बिकॉज इससे मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ मुझे इससे। और बाकी मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट डिसीजन था ये। और बाकी मैं जर्नी की बात बताऊं तो ये बिल्कुल भी पेनलेस एक्सपीरियंस है।
लोगों को थोड़ा सा लगता है कि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हैक्टिक प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं QST क्लिनिक में, अपना कंसल्टेंसी ले सकते हैं, डॉक्टर के साथ अपना विजिट अपॉइंटमेंट फिक्स करवा के आप जितने भी आपके क्वेरीज है, डाउट्स हैं, वो क्लियर कर सकते हैं। सो मैं तो अभी तक अपनी जर्नी से अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हूँ। तो बाकी रिजल्ट आपके सामने ये सारे। मैं अपनी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी का पूरा प्रोसेस आपको समझाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट डे में जब मैं आया तो फर्स्ट डे मैंने पहले काउंसलिंग करी। मेरी काउंसलिंग हुई, डॉक्टर ने मुझे बताया कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, कितने टाइम तक का ये प्रोसेस है और पेशेंस आपको बना के रखना है इसमें। तो फर्स्ट जब मेरे जितने भी क्वेरीज थे वो मेरे सॉल्व हो गए, तो उसके बाद फिर मेरा फ़ोटो सेशन हुआ। फ़ोटो सेशन के बाद, वो फ़ोटो सेशन इसलिए होता है कि इससे आप डॉक्टर को ये अंदाज़ा लगता है कि आपको कितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। देन ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि इतने ग्राफ्ट लग रहे हैं और आपको महसूस होता है कि थोड़े से और ग्राफ्ट लगने चाहिए, तो वो आप इंक्रीज़ करवा सकते हो। जैसे मेरे केसेस में मैंने टेम्पल एरिया का जो ग्राफ्ट है वो इंक्रीज़ करवाया था, जबकि रिक्वायरमेंट डॉक्टर कह रहे थे उतनी नहीं है, बट मेरे को उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने अपना ग्राफ्ट थोड़ा सा बढ़वा दिया। देन उसके बाद आपकी फ़ोटो सेशन के बाद नंबर ऑफ ग्राफ्ट कंफर्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपका एनेस्थीसिया टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। एनेस्थीसिया टेस्ट इसलिए होता है कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे। जब उन सब के रिजल्ट्स आ जाते हैं, आपका एनेस्थीसिया टेस्ट, ब्लड टेस्ट का, उसके बाद फिर आपकी ट्रिमिंग होती है। देन ट्रिमिंग करने के बाद फिर आपका हेयर लाइन स्ट्रक्चर होता है। उस टाइम पे भी डॉक्टर आपको पहले अपनी एक रफ बना के दिखाते हैं कि ये आपका हेयर लाइन का स्ट्रक्चर होगा। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप उनको बता सकते हैं कि आपको कैसा कस्टमाइज़ करवाना है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसा आपको चाहिए वैसा हो जाता है। देन एक बार हेयर लाइन स्ट्रक्चर हो जाती है तो फिर उसी हेयर लाइन के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी स्लिटिंग होती है। तो स्लिटिंग वो प्रोसेस है जिससे जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा तो वो रूट्स के लिए जगह बनाते हैं, तो वो स्लिटिंग प्रोसेस है। तो पूरा का पूरा वो प्रोसेस एक दिन का होता है। उस टाइम पे थोड़ा सा पेन होता है उस टाइम पे, लेकिन एनेस्थीसिया आपको दे देते हैं। वो एक रूम ऐसा होता है, एक आपको बिल्कुल भी पेन का महसूस नहीं होगा, थोड़ा सा एनेस्थीसिया भी देख के रखते हैं। देन स्लिटिंग के बाद फिर आपको वो उस दिन के लिए रेस्ट दे देते हैं। फिर नेक्स्ट डे आपकी प्लान सर्जरी होती है। तो सर्जरी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा होता है। जैसे मेरे केस में आई थिंक 11 to 12 आवर लगे थे, लेकिन उसमें टेक्नीशियन और डॉक्टर की टीम होती है, वो दोनों, एक टेक्नीशियन जो होता है वो रूट्स निकालता है और डॉक्टर जो होता है वो रूट्स प्लांट करता है उस एंगल पे, तो थोड़ा इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है। बाकी आपको एनेस्थीसिया दिए के रखते हैं तो आपको पेन महसूस नहीं होगा। अगर आपको पेन महसूस होगा, बीच बीच में वो पूछते हुए डॉक्टर कि आपको पेन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्योंकि एनेस्थीसिया देने के बाद आपको थोड़ा सा स्लीपी मोड में चले जाते हो, तो बीच बीच में आपको कॉल भी करते रहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई पेन तो नहीं हो रहा है। अगर आपको कुछ भी इशू है तो आपको उनको बता सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। और टेम्परेचर बहुत सूदिंग होता है तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर बीच बीच में जैसे आपको वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, उसके लिए भी अगर आप बोलोगे तो वो आपको ब्रेक्स मिलते रहते हैं सर्जरी के दौरान ही। फिर रिफ्रेशमेंट भी मिलता है लंच के टाइम पे, और जब आपकी सर्जरी कंप्लीट होती है तब भी एक रिफ्रेशमेंट मिलता है। सो उसके बाद जैसे कि मेरी सर्जरी प्लान हुई थी 7:30 बजे मॉर्निंग में, और शुरू प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद मेरा प्रोसेस शुरू हुआ था आई थिंक 8:15 के बाद, 8:15 के आसपास सुबह, और कंप्लीट सर्जरी मेरी हो गई थी 6 बजे शाम के। तो ये मेरा पूरा का पूरा टाइम हुआ था, और बीच बीच में वॉशरूम के लिए ब्रेक्स ले रहा था। वॉशरूम के लिए आपको एक हेल्पर मिलता है इन केस अगर आपको एनेस्थीसिया का डोज थोड़ा ओवर हो गया है, या फिर आपको लगता है कि आप सही से चल नहीं पा रहे हो क्योंकि थोड़ा सा स्लीपी महसूस होता है, तो उस टाइम पे एक हेल्पर होता है। अगर आपको ऐसा महसूस, मेरे केस में तो मैं अपने आप ही चला गया था, मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बाकी मैं वॉशरूम वगैरह यूज़ किया, यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वॉशरूम वगैरह की हाइजीन अच्छा है, उन सब के मामले में QST इज़ बेस्ट।
So this is all my journey during hair transplant. So after surgery उसके बाद फिर डॉक्टर दोबारा आपसे मीटिंग रखता है। उसमें आपको सारे मेडिसिन्स वगैरह बताए जाते हैं कि कब आपको क्या मेडिसिन किस फ्रीक्वेंसी में लेना है और कितना डोज लेना है, और फिर वो आपको सारी प्लानिंग वगैरह समझा देते हैं। उसके बाद आप चले आते हो घर। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा 1 वीक का आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है अच्छे से, क्योंकि नए नए ग्राफ्ट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप सोने के लिए जाते हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको करवट अगर आपने टेम्पलेट्स बनवाए, मेरे केस में जैसे मैंने टेम्पलेट्स बनवाए थे तो मेरे को एक स्ट्रेट पोस्चर में सोना पड़ता था। वो 3-4 दिन का प्रोसेस था। उसके बाद फिर जब आपका वो फिक्स हो जाता है रूट्स, तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी फिर उसके बाद 1 मंथ तक आपको आपके जो क्रस्ट वगैरह होते हैं वो रिमूव होते हैं, और जो प्लांटेड एरिया में जो हेयर होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर उस टाइम पे आपको लगता है कि यही एकदम बेस्ट रिजल्ट है, लेकिन वो आपकी शुरुआत है। उसके बाद आपका शुरू होता है श्रेडिंग फेज। श्रेडिंग फेज में क्या होता है कि जो आपके न्यू हेयर प्लांट हुए होते हैं और जिस एरिया में प्लांट हुए होते हैं वहाँ से हेयर फॉल थोड़ा थोड़ा होना शुरू होता है। तो वो कम से कम 2.5 से 3 महीना चलता है, किसी किसी का 4 महीना भी चलता है। तो उस टाइम पे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पुराने जैसे पेड़ में पुराने पत्ते गिरते हैं तभी नए पत्ते आते हैं, तो वो शेडिंग फेज वही प्रोसेस है। जो पुराने बाल होते हैं वो गिरते हैं, उसकी जगह पे नए बाल आते हैं। तो मेरे को भी थोड़ा सा लगा था कि ये इतनी ज़्यादा शेडिंग क्यों हो रही है, लेकिन फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बोला इट्स नॉर्मल, आपको कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके रूट्स अवेलेबल है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपका वहाँ पर रूट्स ही नहीं हो। तो फिर मैंने एकदम चिल मोड में आ गया, मेरे को कोई इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपनी डाइट वगैरह ठीक रखी, बाकी थोड़ा सा प्रिकॉशंस वगैरह लिए, और बाकी आपके पास आप देख सकते हैं मेरे रिजल्ट्स क्या था। अभी आई थिंक मोर देन 5 मंथ्स हो गए मेरे को, और 5th PRP है मेरी आज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी। सो एक और पॉइंट है, जब आपका श्रेडिंग फेस चल रहा होगा तो आपको इचिंग भी होगी, और इचिंग होने का पॉजिटिव साइन ये है कि आपकी रिकवरी हो रही है स्कैल्प की, बिकॉज आपका जब रूटिंग होती है तो वो स्कैल्प के लेयर बाय लेयर के अंदर होती है। तो जब इचिंग शुरू हो जाएगा आपको, तो उससे आपको पैनिक मोड में नहीं आना, बिकॉज वो एक पॉजिटिव साइन है कि आपकी रिकवरी होनी शुरू हो गई है। सो आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी आपको PRP सेशंस भी कराना मस्ट होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कराना चाहते हो, बट मेरे सजेशन के हिसाब से अगर आपको एटलीस्ट 6 PRP तो करवानी चाहिए। PRP प्रोसेस क्या होता है कि उसमें आपका फर्स्ट पहले ब्लड लेते हैं, ब्लड सैंपल, उसमें से आपका प्लाज्मा रिमूव करते हैं, और वही प्लाज्मा आपको यूज़ होता है आपकी हेयर ट्रीटमेंट के लिए। बिकॉज जब हेयर जो ग्रोथ के लिए प्लाज्मा एक बेस्ट ऑप्शन होता है, और ये पूरा प्रोसेस नॉट मोर देन 10 मिनट्स होता है। तो ये बहुत एकदम फास्ट प्रोसेस है। और PRP का बेनिफिट ये होता है कि जो आपका न्यू हेयर होते हैं उनमें वो रीग्रोथ में बेनिफिट करता है, और दूसरा जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं उनकी भी श्रेडिंग को रोकने के लिए होता है। सो बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट मेरा जो कंडीशन था वो मेरी हेयर लाइन रिसीड हो गई थी, थोड़ी टेम्पल एरिया में बॉल्डनेस हो गई थी, और थोड़ी डेंसिटी कम हो गई थी, जिससे मेरे थोड़े से कॉन्फिडेंस में मेरे को ड्रॉप दिखा। मैं पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करता था, और फोटोज़ क्लिक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था मेरे को अब। तो ये मेरे को महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये जो मेरा इंटरेस्ट है वो लूज़ होता जा रहा है। देन मैंने फिर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने शुरू करे कि मेरी जो हेयर फॉल है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज मेरी पेरेंट्स की साइड में किसी का ऐसा हेयर फॉल का स्ट्रक्चर नहीं है। फिर मैंने जब यहाँ पे पता किया तो तब पता चला कि ये मैटरनिटी साइड से मेरे को ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, और ये एक एज के बाद सबको होता ही है। सो मैंने टाइमली ये डिसीजन लिया, और मैं शॉर्ट टर्म कोई सॉल्यूशन मैंने नहीं देखा, थोड़ा लॉन्ग टर्म जो कि ज़्यादा रिलायबल है उसकी तरफ मैंने डिसीजन के लिए मैंने अपना कदम बढ़ाया, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट था। और फिर उसके बाद मैंने अपनी हेयर लाइन दोबारा से रिस्ट्रक्चर करवाई, और अभी आपको पता है कि मेरी कैसी ग्रोथ है, जिसकी वजह से जो बेनिफिट मुझे अपने अंदर महसूस हो रहा है वो दोबारा से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है। मैं पब्लिक गैदरिंग में जाने के लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सेकंड थॉट नहीं आता है।
फोटो क्लिक कराने के लिए भी कोई सेकंड थॉट नहीं आता है. सो दिस इज द पॉजिटिव साइन विच आई हैव ऑब्जर्विंग इन माई पर्सनैलिटी. सो ड्यूरिंग एक्सप्लोरिंग द आइडिया ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, मैंने बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स को से बात करी. मैं विजिट तो नहीं किया, बट वहाँ पे सबसे जो मेजर पॉइंट है वो टेक्नीशियन डॉक्टर की जो एग्जीक्यूशन है वो कितना इम्पोर्टेंट है. वो बिकॉज सारा का सारा प्रोसेस, सारा का सारा जो इसमें रिजल्ट है वो आपकी प्लेसमेंट का है, हेयर प्लेसमेंट का. जितनी वो एक्यूरेट रहेगी उतना वो नेचुरल दिखेगा. अगर वो जो एंगल हेयर का अगर वो मिस अलाइनमेंट हो गया तो आपका ग्रोथ तो होगी लेकिन वो एकदम ऑड वन आउट दिखेगा. तो सबसे पहला पॉइंट मैंने ये देखा कि जहाँ से मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है वो कितनी प्रिसाइज वे में हेयर को प्लेस कर सकते हैं. दूसरा है कि उनकी सर्विसेज कैसी हैं, वो टाइम टू टाइम फॉलोअप कर रहे हैं कि नहीं, अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं कि नहीं, फॉलोअप्स ले रहे हैं कि नहीं. बिकॉज क्या होता है कि मैं जैसे वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर केयर करूँ. ऑल्दो करनी पड़ती है, बट इधर क्या है कि क्वेस्टी का एक अच्छा पॉइंट ये है कि वो लोग इनकी एक टीम है जो कि आपको रिमाइंडर्स भी करवाती है कि सर आपके इतने दिन हो गए हैं, आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो. तो ये मेरे को एक अच्छा बेनिफिट लगा जो कि सर्विसेज में आता है. देन आपका जो क्यूएसटी का जो ब्रांड वैल्यू है वो कैसी है आपके. जैसे कि मैं क्यूएसटी कैसे आया था, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया. जब मैंने उसका रिजल्ट देखा तो तब, क्योंकि ये ट्रायल एंड टेस्टेड था उसके ऊपर, तो जब मैंने उसका रिजल्ट देखा तब जाके मुझे एकदम कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, क्यूएसटी इज़ द राइट वन विच आई एम लुकिंग फॉर. सो ये मैंने ये सारे क्राइटेरियाज मेरे थे क्यूएसटी को चूज़ करने के लिए, जो कि उस पर 100% फिट बैठे. सो ये पूरी की पूरी हेयर ट्रांसप्लांट की मेरी जर्नी रही है अभी तक की. और अब मैं नेक्स्ट PRP में आपके साथ मिलता हूँ और आपके साथ अपना आगे का रिजल्ट शेयर करता हूँ. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा.